कल्पना कीजिए एक सिनेरियो। हफ्तों की मेहनत लगी है, बेहतरीन स्क्रिप्ट है, परफेक्ट एडिटिंग और एक ऐसा थंबनेल जिसे देखकर क्लिक किए बिना कोई रह ही ना पाए। बिल्कुल, मतलब हर एक वीडियो क्रिएटर का यही सपना होता है, राइट? एग्जैक्टली। और फिर वीडियो अपलोड होती है। पहले 60 मिनट में व्यूज का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, एकदम हरा निशान। लेकिन 60 मिनट पूरे होते ही अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। एकदम जीरो पे आ गिरता है। हाँ, व्यूज एकदम शून्य। ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी ने अचानक प्लग ही निकाल दिया हो, या मान लो यूट्यूब ने वीडियो को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया हो। और ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज के समय में लाखों डिजिटल क्रिएटर्स की रोजमर्रा की कड़वी सच्चाई बन चुका है। सही कहा। और इस नई बीमारी को नाम दिया गया है द घोस्ट व्यूज क्राइसिस, यानी घोस्ट व्यूज संकट। हमारी आज की इस डीप डाइव चर्चा का विषय यही है। राइट। और ये कोई रैंडम ग्लिच या सर्वर की खराबी नहीं है, ये 2026 के नए एल्गोरिदम अपडेट का सीधा परिणाम है। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये घोस्ट जोन आखिर है क्या, क्योंकि जो सोर्सेज और डेटा हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ट्रैक किया जा रहा है जिसके बारे में 90% क्रिएटर्स को हवा तक नहीं है। बिल्कुल, मतलब अब केवल आपके टैग्स या थंबनेल काम नहीं आते, मशीन बहुत आगे निकल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस समस्या की जड़ से। सालों से हर क्रिएटर को बस एक ही मंत्र सिखाया गया था कि भाई वॉच टाइम बढ़ा। हाँ, पुराना ट्रेंड पूरी तरह से वॉच टाइम पर ही टिका था। मतलब वीडियो कितनी देर देखी गई, बस वही मायने रखता था। राइट। लेकिन अब जो डेटा सामने है वो बता रहा है कि वॉच टाइम का युग खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक नई टर्म आ गई है, यूजर सेटिस्फैक्शन स्कोर। एग्जैक्टली। और यहीं पर 2026 का अपडेट गेम बदल देता है। YouTube अब ये गहराई से देखता है कि वीडियो देखने के बाद दर्शक वास्तव में खुश हैं या उन्हें क्लिकबेट का शिकार महसूस हुआ। वेट एक सेकंड, मुझे ये समझाइए कि एक निर्जीव मशीन, मतलब एक एल्गोरिदम, किसी इंसान की संतुष्टि या खुशी को कैसे माप सकता है? ये बहुत ही डीप सवाल है। देखिए, मशीन अब सिर्फ सेकंड्स नहीं गिन रही, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बिहेवियरल ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रही है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? श्योर। मतलब मान लीजिए किसी का क्लिक थ्रू रेट यानी CTR 10% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं डिसअपॉइंटेड या बकवास वीडियो, तो एल्गोरिदम तुरंत उन शब्दों को पकड़ लेगा। ओह वाओ। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर दर्शक ने वीडियो के किसी हिस्से को बार बार स्किप किया या लाइक बटन पर जाकर भी उसे दबाया नहीं, तो ये सारे माइक्रो बिहेवियर ट्रैक होते हैं। अगर सैटिस्फैक्शन स्कोर कम है तो वीडियो की रीच तुरंत दबा दी जाएगी। मैं समझ रही हूँ। चलिए इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। मेरे दिमाग में एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी आ रही है। अच्छा, बताइए। हमारा क्लिकबेट थंबनेल है, राइट। जिसे देखकर भीड़ अंदर आ जाती है। बिल्कुल। बहुत से लोग अंदर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक खुश है कि भाई भीड़ आ गई, लेकिन अंदर का खाना एकदम खराब है, बेस्वाद। तो लोग शिकायत करेंगे। एग्जैक्टली। अब जो फूड इंस्पेक्टर है, जो कि हम यहाँ हमारा 2026 का एल्गोरिदम है, वो ये नहीं देखेगा कि रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ आई थी, वो देखेगा कि बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरों पर निराशा है या नहीं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और अगर लोग नाखुश हैं तो वो फूड इंस्पेक्टर उस रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कर देगा, चाहे बाहर का बोर्ड कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एकदम सही। एल्गोरिदम अब सिर्फ नंबर्स नहीं गिन रहा, वो ये देख रहा है कि क्या आपने वो वैल्यू दी जिसका वादा थंबनेल में था। अगर नहीं तो सीधा गोस्ट जोन। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर एल्गोरिदम सिर्फ दर्शकों की संतुष्टि चाहता है तो फिर क्रिएटर से गलती कहाँ हो रही है? बहुत से अच्छे क्रिएटर्स भी तो 0 व्यूज पे अटके हैं। इसका जवाब है एल्गोरिदम ट्रैप, जो ज्यादातर ट्रेंड्स के पीछे भागने से पैदा होता है। एल्गोरिदम ट्रैप ये कैसे काम करता है? देखिए, अक्सर क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आज एक ट्रेंड देखते हैं और उस पर वीडियो बना देते हैं। कल कोई गेमिंग ट्रेंड आया तो गेमिंग वीडियो डाल दी, परसों कोई टेक न्यूज आई तो वो डाल दी। राइट। इस वजह से चैनल की दिशा ही खो जाती है और एल्गोरिदम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कंटेंट किस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब सालों से क्रिएटर्स को यही तो सिखाया गया है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाओ वरना पीछे रह जाओगे। हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेंड्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड्स बुरे हैं, लेकिन रैंडम कंटेंट बनाना बहुत खतरनाक है। देखिए, एल्गोरिदम आपका कोई दुश्मन नहीं है,
वो बस कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी की भाषा समझता है। मतलब मशीन को कंफ्यूज मत करो। एग्जैक्टली अगर आपकी दिशा स्पष्ट नहीं है तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। एल्गोरिदम को समझ नहीं आएगा कि आपका वीडियो किसे दिखाना है और वो उसे किसी को नहीं दिखाएगा। मेक सेंस। तो अगर कोई इस गोस्ट ट्रैप या इस कंफ्यूजन में फंस चुका है तो बाहर कैसे निकले? सोर्सेज में एक 3 स्टेप रिकवरी प्लान का जिक्र था, राइट? बिल्कुल, एक बहुत ही सॉलिड 3 चरणीय रिकवरी प्लान है और इसमें सबसे पहला कदम है द फर्स्ट 1 सेकंड हुक। 1 सेकंड हुक मतलब सिर्फ 1 सेकंड? पहले तो लोग कहते थे 15 सेकंड मिलते हैं, फिर बोले 3 सेकंड, अब सिर्फ 1 सेकंड? हाँ, अब 3 सेकंड का समय भी बहुत लंबा है। शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में दर्शक का अटेंशन स्पैन लगभग खत्म हो चुका है। ये तो बहुत ही कम समय है ना? लेकिन सच्चाई यही है कि आपको दर्शक को रोकने के लिए सिर्फ 1 सेकंड मिलता है। वीडियो के पहले फ्रेम में ही वो वैल्यू दिखनी चाहिए जिसका वादा थंबनेल में किया गया था। कोई लंबा इंट्रो नहीं। वाओ, सीधा पॉइंट पर आना होगा। और स्टेप 2 क्या है? दूसरा कदम है नीश रीसेट, मतलब हर ट्रेंड के पीछे भागना बंद करना होगा। कम से कम 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एक माइक्रो नीश पर टिके रहना होगा। माइक्रो नीश से आपका क्या मतलब है? जैसे अगर आप टेक चैनल चलाते हैं तो सिर्फ टेक न्यूज नहीं बल्कि अंडर 10,000 स्मार्टफोन रिव्यू एक माइक्रो नीश हो गया। 1 हफ्ते तक सिर्फ उसी विषय पर वीडियो डालनी है। अच्छा, तो इससे एल्गोरिदम को सही ऑडियंस का पता चल जाएगा और उसका कंफ्यूजन दूर होगा। बिल्कुल, मशीन फिर से अलाइन हो जाएगी। राइट। और तीसरा स्टेप क्या है? क्योंकि सोर्सेज में तीसरे पॉइंट ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया था। तीसरा स्टेप है इंटेंशनल गैप्स, यानी जानबूझकर वीडियो के बीच में अंतराल रखना। यही पॉइंट। मतलब आज तक हमें कहा गया डेली अपलोड करो, कंसिस्टेंट रहो, और अब आप कह रहे हैं कि इंटेंशनल गैप्स लें। एग्जैक्टली हर दिन वीडियो अपलोड करने की आदत छोड़नी होगी। 2026 में यूट्यूब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को 3 गुना ज्यादा महत्व दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब पुराने सारे नियम बदल गए पूरी तरह से। एक गंभीर क्रिएटर को रैंडम कंटेंट बंद कर देना चाहिए। मशीन को कचरा नहीं चाहिए, उसे डीप और सैटिस्फाइंग कंटेंट चाहिए। और रोज बेहतरीन रिसर्च के साथ वीडियो बनाना मानवीय रूप से संभव नहीं है। सही कह रहे हैं। तो एक नीश चुन के थोड़ा गैप लेकर अच्छी क्वालिटी का वीडियो देना ही एकमात्र तरीका है जिससे एल्गोरिथम वीडियो को पुश करेगा। एग्जैक्टली व्यूज अपने आप आएंगे अगर क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, ये तो हो गई रिकवरी की बात। लेकिन रणनीतियां लागू करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रही हैं? हम ये कैसे मापेंगे? यहीं पर डेटा एनालिसिस का रोल आता है और सबसे जरूरी टूल है YouTube स्टूडियो का ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ। मैंने सोर्सेज में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी थी जहां रिटेंशन ग्राफ दिखाया गया था। हाँ, अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखें तो जहां भी ग्राफ अचानक नीचे की तरफ गिरता है, जिसे हम डिप कहते हैं, वही असल में आपका घोस्ट ट्रैप होता है। इसी में अपनी एक पाइप वाली एनालॉजी से समझाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक पानी की पाइप है। पीछे से आप कितना भी पानी डालें, मतलब कि कितने भी व्यूज लाएं, अगर पाइप के बीच में एक बड़ा सा छेद है तो सारा पानी वहीं से गिर जाएगा। एग्जैक्टली तो पीछे से और पानी डालने का कोई फायदा नहीं है, पहले उस छेद को बंद करना होगा। ये जो ग्राफ में डिप है यही वो छेद है, राइट? बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हाँ, यही वो घोस्ट ट्रैप है जहां दर्शक बोर होकर वीडियो छोड़ देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? इसे रिटेंशन ऑडिट कहा जाता है। आपको देखना होगा कि उस विशेष सेकंड पर आपने वीडियो में ऐसा क्या किया जिससे लोग चले गए। क्या जोक खराब था? क्या इंट्रो लंबा था? समझ रही हूँ। और फिर अगली वीडियो बनाते समय उस हिस्से को एडिटिंग में बेरहमी से काटकर हटा देना है। वाओ, मतलब अपनी ही पुरानी गलतियों से डेटा के थ्रू सीखना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्सेज में ये भी मेंशन था कि आजकल ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इसमें मदद करती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे जो वीडियो सोर्स हमने देखा उसमें क्रिएटर ने खुद कहा था कि अगर एल्गोरिदम को समझना है तो सच्चाई यही है कि वो आपसे नफरत नहीं कर रहा, वो बस ऑडियंस को बचा रहा है। सही बात है। और उन्होंने ये भी ऑफर किया कि अगर किसी को अपने चैनल का रिटेंशन ऑडिट करवाना है तो वो कमेंट में अपना हैंडल लिख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे टेक कम्युनिटी एक दूसरे को इस घोस्ट जोन से बाहर निकालने में मदद कर रही है। बिल्कुल। तो अगर आज की चर्चा को हम समराइज करें, तो हमने काफी कुछ डिकोड किया। हमने देखा कि सैटिस्फैक्शन स्कोर कैसे वॉच टाइम को रिप्लेस कर चुका है। और ट्रेंड चेजिंग कैसे एल्गोरिदम को कंफ्यूज करती है। हमने 3 स्टेप रिकवरी प्लान भी समझा,
1 सेकेंड हुक, माइक्रो नीश और क्वालिटी के लिए इंटेंशनल गैप्स। और लास्ट में रिटेंशन ग्राफ का इस्तेमाल करके घोस्ट ट्रैप्स को ढूंढना और उन्हें फिक्स करना। राइट। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। वो क्या? मतलब सोचिए, 2026 में एक मशीन, एक एल्गोरिदम इंसानों की संतुष्टि और निराशा को केवल उनके क्लिक करने के तरीके और स्क्रीन पर बिताए गए समय से इतनी सटीकता से माप रही है। हाँ, मशीन इंसान की साइकोलॉजी समझ रही है। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में हमें ऐसे कंटेंट का सामना करना पड़ेगा जो सीधे हमारी अवचेतन मनोवैज्ञानिक जरूरतों, मतलब हमारी सबकॉन्शियस नीड्स को कंट्रोल करेगा? ये काफी डरावना थॉट है ना? बड़ा सवाल ये है कि क्या हम तकनीक को बता रहे हैं कि हमें क्या पसंद है, या फिर तकनीक तय कर रही है कि हमें क्या पसंद आना चाहिए? एग्जैक्टली। इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।